हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अब टाइम बहुत कम है, पेपर बहुत नज़दीक है। अब आपके पास मुश्किल से 12, 13, 14 दिन का टाइम है। तो उसमें जो है जितने भी मैराथन में अब लाऊंगा उसमें मैं ही क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले लाइव मैराथन चलती थी, अब रिकॉर्डेड आएगी। उससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है। और आप लोग जो भी हैं मैराथन की जितनी भी है प्ले लिस्ट बना रखा है, वहाँ जाके आप लोग प्ले लिस्ट को 1 बाय 1 21 मैंने मैराथन किए हैं और 5-6 और डालूंगा, यानी 25 के आसपास मैराथन आएगा। उसमें सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मैराथन अगर आप 25 कर लीजिएगा तो करीब आपका 1000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो आज हम लोग 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग 125 क्वेश्चन करने वाले हैं और ध्यान से आप लोग फटाफट कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी होगा। 125 MCQ आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग अगर आंसर देना चाहे तो कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक एकाधिकारी अपने उत्पादन की कीमत उस सीमा में तय करता है जब जहां मांग की लोच क्या होगी, उसकी अधिक होती है, एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, लोचदार वो प्राइस चार्ज करेगा जहां पे उसकी मांग की लोच क्या होगी, एक से अधिक होगी। उसकी मांग की लोच क्या होगी, एक से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत, कई बार ये स्टैट में भी पूछा हुआ था। नव परिवर्तन का सिद्धांत किसका दिया हुआ है, जे सुम्पीटर का दिया हुआ है। ठीक है, जे सुम्पीटर का नव परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है। नव परिवर्तन का सिद्धांत जे सुम्पीटर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है, व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व होता है। व्यापार चक्र, हम दूसरे देशों में व्यापार हम कब करते हैं, वितरण, विनियोग, उपभोग या प्रभावपूर्ण मांग। सॉरी, व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व नहीं होता है, पूछ रहा है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन ट्रेड, सॉरी ट्रेड साइकिल, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल। बताइए, वितरण होगा, विनियोग होगा, उपभोग होगा या फिर आपका प्रभावपूर्ण मांग होगा। इसका कारण है वितरण। ये उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, विनियोग उपभोग वगैरह होता है जिससे हम व्यापार चक्र पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग भी जो है व्यापार चक्र पे प्रभाव पड़ेगा, विनियोग भी प्रभाव पड़ेगा, उपभोग भी करेगा, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, वितरण। वितरण आप पे प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ISLM कर आ गया। ISLM ये वाला वक्र, देखिए एलम वक्र का ढाल कैसा होता है, बाल नहीं है वो ढाल है। स्लोप, स्लोप कैसा होता है ISLM का, ISLM का स्लोप जो होता है इस तरह से होता है कुछ। ठीक है ना, ISLM का स्लोप जो होता है इस तरह से होता है। ISLM का स्लोप कैसा होगा, LM और IS, LM और IS। तो ISLM का स्लोप कैसा होगा, LM का स्लोप जो हो जाएगा वो धनात्मक ढाल वाला होगा, धनात्मक ढाल वाला होगा। और IS का स्लोप जो कैसा होगा, वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा। ठीक है, ISLM का स्लोप कैसा होगा, धनात्मक। फिफ्थ क्वेश्चन का देखिए आंसर एक बार पढ़ें आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए। मैं थोड़ा सा फिफ्थ ऊपर कर देता हूं, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ें और इसका आंसर बताएं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट में थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूं, फटाफट बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, अवसर लागत के पर्यायवाची हैं। अवसर लागत का मतलब होता है किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहते हैं। इसका आंसर बताइए, अवसर लागत को हम क्या बोल सकते हैं, अवसर लागत, अवसर लागत को बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। और बताइए क्या क्या हो सकता है, वैकल्पिक लागत हो सकती है। एक मिनट एक मिनट, इकोनॉमिक कॉस्ट पर्यायवाची, पर्यायवाची बोल रहा है। इकोनॉमिक कॉस्ट उसका दूसरा नाम है, पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो वैकल्पिक लागत ठीक है, हस्तांतरण आय ये भी ठीक है, हस्तांतरण मूल्य ये भी ठीक है। तो पर्यायवाची ये हो जाएगा। ठीक है ना, पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत और हस्तांतरण मूल्य, ये आपका क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से दो पूछ सकता है, एलएम वक्र का ढलान अगर ऊपर की तरफ होता है तो आईएस वक्र का ढलान कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग। सिक्स क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग बताएं। सिक्स क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए।
विकुंचित मांग वक्र का निहाट अनिरंतरता के रूप में प्रतिबंधित होता है। बताइए, विकुंचित मांग वक्र, क्वेश्चन नंबर 6, विकुंचित मांग वक्र प्रतिबंधता होती है। तो इसका ये आ जाएगा सीमांत आय, सीमांत आय वक्र हो जाएगा, एमआर आ जाएगा, एमआर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लर्नर द्वारा दिया गया एक एकाधिकार कोटि का सूचकांक क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है P माइनस एम सी अपॉन पी, P माइनस एम सी अपॉन पी, P माइनस एम सी अपॉन पी। तो इसका 7th का क्या हो जाएगा? 7th का सेकेंड आंसर आ जाएगा, P माइनस एम सी अपॉन पी। ध्यान रखिएगा, लर्नर द्वारा दिया गया एकाधिकार कोटि सूचकांक, एकाधिकार में लर्नर का सिद्धांत है P माइनस एम सी माइनस पी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए जल्दी जल्दी में अगर मैं क्वेश्चन एक आध दो मान लीजिए आंसर इधर उधर हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि सर ने जो है हमें गलत बताया, ये सोच लीजिएगा कि हो जाता है आगे पीछे, ठीक है, और उस गलती को आप ठीक कर लीजिएगा अगर हो सके तो। वैसे 99.99% ऐसा नहीं होगा, अगर 1-2% हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि सर ने तो गलत बताया मुझे। निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल होता है? निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल होता है? श्रम मांग फलन, उत्पादन फलन, उपभोग फलन या मुद्रा मांग फलन? निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल होता है? किस एक के साथ तरलता जाल का मेल होता है? तो तरलता जाल का होता है मांग फलन का, मुद्रा मांग फलन का, मुद्रा मांग फलन। ध्यान रखिएगा, तरलता जाल किससे संबंध है? मुद्रा मांग फलन से संबंध है, ठीक है। तो मुद्रा मांग फलन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन है हमारे पास परिणाम बजट। तरलता जाल समझ जाइएगा, तरलता जाल जो है इससे होगा मुद्रा मांग फलन से। 9th क्वेश्चन देखिए, परिणाम बजट को इस कथन के रूप में जाना जाता है। परिणाम बजट किसका रूप से? आवंटन पूर्व बजट, व्यय पूर्व बजट, आगम पूर्व बजट और व्यय पश्चात बजट। बताइए परिणाम बजट जो लास्ट में रिजल्ट आता है बजट का वो क्या होगा? इसका आंसर बताइए फटाफट। 9th का परिणाम बजट को इस रूप से जाना जाता है, इसे बोलते हैं व्यय पूर्व बजट, व्यय पूर्व बजट, ठीक है ना, व्यय पूर्व बजट, ठीक है, व्यय पूर्व बजट, व्यय पूर्व बजट, ठीक है। परिणाम बजट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट। परिणाम बजट को किस रूप से जाना जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर के संबंध में सही है? टैक्स के लिए कौन सा कथन सही है? टैक्स के लिए कहता है ये एक अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। कर तथा फीस दोनों ही अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। कर एक ऐच्छिक भुगतान है, अच्छा, कर और फीस दोनों ऐच्छिक भुगतान है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कर तथा फीस अनिवार्य भुगतान नहीं होता है। कर एक ऐच्छिक भुगतान है, अच्छा, अपनी इच्छा से थोड़ी ना भुगतान करेंगे, ये भी नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। कर एक क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर एक क्या है? अनिवार्य भुगतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, कर एक आवश्यक भुगतान है। चलिए, सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट, सामाजिक लाभ, सोशल प्रॉफिट अधिकतम होता है कब? सोशल प्रॉफिट कब अधिकतम होता है? सामाजिक लागत कब अधिकतम होता है? बताइए। जब सीमांत सामाजिक लाभ ज्यादा हो सीमांत सामाजिक त्याग से, सीमांत सामाजिक लाभ बराबर हो सीमांत सामाजिक त्याग से, कुल सामाजिक लाभ बराबर हो सीमांत सामाजिक लाभ के, या कुल सामाजिक लाभ बराबर होगा नहीं। इसका होता है सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होगा किसके बराबर? सीमांत सामाजिक त्याग के। तो ये आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सीमांत सामाजिक लाभ बराबर सीमांत सामाजिक त्याग, ठीक है ना। लाभ और त्याग दोनों बराबर होता है, अधिकतम सामाजिक लाभ होता है, ठीक है। सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग दोनों बराबर होगा, सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसको आपको मैच करना है। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, तब आपको समझ में जल्दी ज्यादा आएगा। चलिए
क्वेश्चन देखिए इसको, क्वेश्चन है आपका सूची को सुमेलित मतलब मैच करना है आपको, सुमेलित करना है, कीजिए। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा होता है कुल राजस्व, कुल राजस्व माइनस कुल व्यय। अच्छा, कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ये होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सी का फर्स्ट। देखिए सी का फर्स्ट कौन सा है? सी का फर्स्ट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय राजस्व घाटा। अब देखिए राजकोषीय घाटा का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो फोर्थ का फर्स्ट आएगा, यही तो गलती है सर। फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट आएगा, तो फोर्थ का फर्स्ट कौन सा है? फोर्थ है। फोर्थ का फर्स्ट प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है ना। राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? बजटीय घाटा माइनस ये, तो ठीक इसका ये आ जाएगा। ठीक है, बजटीय कुल ये आ जाएगा इसका, और ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या वित्त मंत्री करता है? तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है किस राज्य में सबसे पहले बिक्री कर लगाया गया? सेल्स टैक्स कहाँ लगाया गया? सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स सबसे पहले कहाँ लगाया गया? सबसे पहले सेल्स टैक्स कहाँ लगाया गया? बताइए, सेल्स टैक्स सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? सेल्स टैक्स लगाया गया था मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, सेल्स टैक्स और जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो जीएसटी लगाया गया था असम में। ठीक है ना। वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ लगाया गया था सबसे पहले? तो ये लगाया गया था हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स टैक्स कहाँ लगाया गया था सबसे पहले? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़िए। एक आध दो डेटा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको कोई बात नहीं, आप कमेंट में सही डाल दीजिएगा, सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अनुकूलतम प्रशुल्क उच्च तब होता है जब प्रास्ताविक वक्र की लोच क्या होती है? अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होता है, यानी टैक्स तब होता है जब लोच क्या होगी? लोच क्या होगी? लोच आपकी क्या होगी? 1 के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, लोच क्या होगी? अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होता है जब हमारी मांग की लोच 1 के बराबर होती है। ठीक है, वक्र की लोच, प्रस्तावित वक्र की लोच 1 होगी, मांग की लोच नहीं, प्रस्तावित वक्र की लोच। नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग की लोच और निर्यातों की मांग की लोच का योग क्या होगा? आयातों की मांग की लोच और निर्यातों की मांग की लोच क्या होगा? निर्यातों की मांग लोच 1 से अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, 1 से अधिक होगी। भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग की लोच एवं निर्यातों की मांग की लोच क्या होगी? 1 से अधिक होगी। नेक्स्ट, अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है। अदृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार देखिए, व्यापार दो होते हैं, एक होता है दृश्य मदों का, एक होता है अदृश्य मदों का। तो कहता है अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है जब अनविलेखित व्यापार, तस्करी व्यापार, सैन्य वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं का व्यापार। तो क्या आ जाएगा? सेवाओं का व्यापार क्या है आपका? अदृश्य व्यापार में आ जाएगा। सेवाओं का व्यापार क्या जाएगा? अदृश्य व्यापार में आ जाएगा। तो सेवाएं अदृश्य होती हैं। शिशु उद्योग, ये बहुत बढ़िया है। शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या अक्सर निम्न संदर्भ में की जाती है। शिशु उद्योग, मूल्य विभेद, उत्पादन विविधता, संसाधन गतिशीलता या संरक्षण। संरक्षण बताइए क्या आएगा? तो शिशु उद्योग की जो तर्क की व्याख्या जनरली हम लोग संरक्षण में करते हैं, प्रोटेक्शन। जो छोटे उद्योग हैं उनको क्या करना है? संरक्षण देना है, जिसके लिए 2 चीजें लाई गई थी, एक था टैरिफ, टैरिफ और एक था कोटा। कोटा, कोटा था और प्रशुल्क था। कोटा था और प्रशुल्क से हम लोग क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं लघु कुटीर उद्योग का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी आय, देखिए नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा आय की असमानता को माप नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, कौन सी आय की असमानता को माप नहीं करता है? आय की असमानता को माप नहीं करता है। लॉरेंज कर्व, ठीक है करता है।
आई किलो उसको नहीं करता है। गिनी कोएफिशिएंट ये भी करता है। विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत ये भी करता है, तो ये नहीं करता है ना। कुजनेटस वक्र, ठीक है ना, लोफर वक्र भी करता है, तो ये ध्यान रखिए ये नहीं करता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़िए, कहता है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देश में, अधिक जनसंख्या वाले देश में। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूल का मतलब हो गया वो जनसंख्या आपके अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अच्छा है। अधिक जनसंख्या वाले देशों पे, कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या दोनों वाले देश पे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो होता है ना, दोनों देशों के लिए लगता है, जिनकी जनसंख्या अधिक हो या कम जनसंख्या, दोनों देशों पे लगेगा, उनमें उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू क्या होगा, कम और अधिक दोनों देशों पे लगेगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची पंचवर्षीय योजना को सूची एक योजना नीति के साथ समन्वित कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि कोटियों का प्रयोग कर सही उत्तर दिया है। चलिए अब बताना है, द्वितीय जो था किसके लिए था, द्वितीय किस्सा केंद्र यांत्रिक रणनीति, लयबद्ध रणनीति। प्रथम चतुर्थक लैब, क्या कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 परिवार योजना, अच्छा रणनीतियां, परिवार योजना रणनीति दे रखा है इसमें, ठीक है ना, परिवार योजना रणनीति, परिवार योजना रणनीति। एक मिनट इसका ऑप्शन देख लेते हैं, परिवार योजना रणनीति। तो प्रथम में तो लयबद्ध रणनीति था, ठीक है, और द्वितीयक में चिकित्सा से था, ठीक है, और तृतीयक में यांत्रिक रणनीति, ठीक है, और चतुर्थक में ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं। ध्यान रखिए, यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों में 80% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है, यानी 100% आप साधन लगा रहे हैं, उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, घटते प्रतिफल लागू होगा, बढ़ते प्रतिफल लागू होगा, स्थिर होगा, या क्या होगा बताइए। अब चीजें समझिए, 100% लगा रहे हैं, अगर 100% आ रहा है तो ये तो स्थिर हो गया। 100% लगा रहे हैं किसी चीज में, अगर 200%, 100 से ज्यादा आ रहा है तो ये बढ़ते प्रतिफल हो गया, और 100% लगा रहे हैं और 80% आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, घटते प्रतिफल। सीमांत प्रयोगता हासमान नियम आ जाएगा, हासमान प्रतिफल, ठीक है ना, हासमान प्रतिफल होगा, ऋणात्मक होता ही नहीं, ठीक है, सीमा हासमान प्रतिफल होगा, ठीक है, पैमाने के हासमान, पैमाने में ऋणात्मक नहीं होता है। क्लियर है, हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि मांग वक्र डी इक्वल टू इतना दे रखा हो, 50 प्रति इकाई कीमत पर मांग की मात्रा निकालना है, तो पी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 300 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एकाकी मांग की लोच की का जो है अर्थ क्या होता है, देखिए एकाकी मांग की लोच का मतलब होता है, मांग की लोच किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो सिंपल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कहता है जब सीमांत उत्पादक शून्य हो तो कुल उत्पाद क्या होगी, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अधिकतम होगी। जब एमयू शून्य होगा तो टीयू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब एमयू शून्य होगा तो टीयू क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है। एकाधिकारिक यानी मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक किसकी बात कर रहा है, मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, वस्तु विभेद होता है, बिल्कुल। कीमत जड़ता, संतुलन एम आर इक्वल्स टू एम सी, एम आर इक्वल्स टू भी होता है। विक्रेता की कम संख्या, ये नहीं होता है, कम संख्या बिल्कुल नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका
सी थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये सब करता है, ठीक है। कौन सा नहीं करता है पूछ रहा है, तो ये इसमें अधिक संख्या, कम संख्या नहीं होती है, अधिक संख्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। वो क्वेश्चन 26, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। 26वां हो गया, 27वां 28वां देखिए। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये सब बाजार का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल बाजार के 8 7 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। 8 नंबर के करीब बाजार से क्वेश्चन पूछेगा, 10 भी पूछ सकता है। कहता है एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगा। एक फर्म सामान्य लाभ कब अर्जित करता है? जब अर्जित करता है जब MRMC बराबर हो, ARAC बराबर हो, MC और AC बराबर हो, और MR AR बराबर हो। याद कीजिए, कई बार मैंने बोला होगा सामान्य लाभ कब अर्जित करेगा। सामान्य लाभ कब अर्जित करेगा, बताइए फटाफट। सामान्य लाभ तब अर्जित करता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या हो, बराबर हो। सामान्य लाभ की कंडीशन है एवरेज कॉस्ट, तो ये करेक्ट आंसर है। ये संतुलन की शर्तें हैं, ये संतुलन की शर्तें हैं, संतुलन की शर्तें हैं MRMC से। लेकिन इसके बाद MC बढ़ना चाहिए। दो ये संतुलन की शर्तें हैं, और सामान्य लाभ की शर्तें क्या हो जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? सामान्य लाभ कब होगा? जब ARAC बराबर हो, जब ARAC बराबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम लाभ, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम बाजार में फर्मों की संख्या होती है, अल्पाधिकार बाजार में, अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक बिल्कुल नहीं होगा, 20 से अधिक बिल्कुल नहीं होगा, चंद बड़ी फर्में होती है तो 10 से कम। 10 से कम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चंद बड़ी फर्में होती हैं, तो चंद बड़ी फर्में क्या हो जाएगा? 10 के आसपास होगा, बहुत ज्यादा नहीं। एकाधिकार होता है। एकाधिकार कब होता है? जब एकाधिकार का मतलब होता है कि एक ही बेचने वाला हो, खरीदने वाले क्या हो? असंख्य हैं। एकाधिकार बाजार होता है दो फर्मों वाले उद्योग का, एकल फर्म वाले उद्योग का, तीन फर्म वाले उद्योग का। और ये बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है? बहुत बहुत सारे फर्म तो एक फर्म वाले उद्योग का। इतना छोटा सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। कहता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र और उत्पादन अक्ष सापेक्ष होता है। कैसा होता है? तो फर्म पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR इक्वल्स टू MR होता है, और AR को ही क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। AR को ही बोलते हैं मांग वक्र। तो बताइए क्या होगा? मांग वक्र कैसा हो जाएगा इसका? मांग वक्र समांतर और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समांतर समान ढाल वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से दोबारा क्वेश्चन। विकुंचित मांग की धारणा को किसने विकसित किया था? विकुंचित मांग की धारणा को किसने विस्तृत किया था? विकुंचित मांग की धारणा को किसने विकसित किया था? स्वीजी ने। स्वीजी ने। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट डिमांड या किंक्ड डिमांड बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे किंक्ड डिमांड। क्या बोलेंगे? किंक्ड डिमांड। क्या बोलेंगे? किंक्ड डिमांड। प्रोफेसर P स्वीजी ने किया था, ठीक है ना। किंग डिमांड का डेफिनेशन किसने दिया था? P स्वीजी ने। आगे बढ़ते हैं। शब्द संभाव आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंधित है? संभाव आश्चर्य, ध्यान रखिएगा, संभाव आश्चर्य, ध्यान रखिएगा। संभाव संभाव आश्चर्य, संभाव आश्चर्य किससे संबंधित है? संभाव आश्चर्य लाभ से संबंधित होता है, प्रॉफिट से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट से संबंधित क्या हो जाएगा? संभाव आश्चर्य, ठीक है ना। प्रॉफिट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है सर। लाभ लाभ पारितोषिक है, लाभ पारितोषिक है। लाभ प्रॉफिट जो होता है वो कब होगा बताइए? मानसिक श्रम का, भौतिक श्रम का, पूंजी श्रम का। और लाभ का किससे संबंध होता है? लाभ का संबंध किससे होता है बताइए? लाभ का संबंध किससे होगा? लाभ का संबंध होगा अनिश्चित वहन करने वालों का, ठीक है ना। अनिश्चितता वहन करने वालों का लाभ उसी को मिलता है। लाभ रिजल्ट किसका होता है? जो साहसी होते हैं, जो अनिश्चित वहन करते हैं, यानी जो रिस्क लेते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34, एक एकाधिकारी
मैं पूरा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। टेट में बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की थी कि सर आप बीच में आ जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं दिखता है। तो अब मैं साइड रहता हूँ प्रॉपर, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है। एकाधिकारी मतलब हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक तो वो क्या करेगा, कीमत अथवा उत्पादन, ठीक है ना, कीमत अथवा उत्पादन, कोई एक चीज को निर्धारित करेगा, ठीक है, कीमत अथवा उत्पादन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कारापात विक्रेताओं और क्रेताओं के मध्य एक मिनट, कारापात विक्रेता तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होगा। कारापात बताइए, कारापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होगा। तब होता है मांग और पूर्ति के हिसाब से, ठीक है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के अनुलोच के हिसाब से अनुपात में होगा वो, ठीक है, मांग और पूर्ति के हिसाब से। टैक्स वगैरह जो है डिमांड सप्लाई से होता है। चलिए, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, पूछ रहा है प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो नहीं है कौन सा है, ये आयकर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, ये क्या है आपका, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर भी डायरेक्ट टैक्स है, मृत्यु कर भी डायरेक्ट टैक्स है, और आपका बिक्री कर जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो 36 का क्या आ जाएगा, 36 का 4 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का संयंत्र नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, नहीं है। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय की नीति होती है, ठीक है ना। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, सार्वजनिक व्यय तो होता है, अच्छा, सार्वजनिक व्यय होता है, टैक्स भी होगा, उधार भी, बोरोइंग भी होता है, क्योंकि आय और व्यय की नीति, आय हो गया वाय, ठीक है, परिवर्तन आरक्षण ही आ जाएगा, ठीक है ना। 34, इसका संबंध किससे है, मॉनेटरी पॉलिसी से है, इसका संबंध मौद्रिक नीति से है, मौद्रिक नीति से है, ठीक है, मौद्रिक नीति से है। तो ये चीज ये आ जाएगा इसका 37 का 1 इज द करेक्ट आंसर। राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है बताइए, राजकोषीय नीति का संबंध किससे, करेंसी के निर्गमन तथा चलन से, निर्यातों और आयातों से, मौद्रिक नियंत्रण उपाय से, सार्वजनिक आय और व्यय से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, अभी मैंने बोला सार्वजनिक आय और व्यय इज द करेक्ट आंसर, सार्वजनिक आय और व्यय क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही अगर हम लाइव क्लास ले रहे होते तो अभी 20 क्वेश्चन ही होता, इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है आपकी क्लासेस मैराथन में रिकॉर्डेड ही दूंगा, ताकि आप लोग फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखें तो सुस्त ना रहे, बिल्कुल एक्टिव रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है। मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रास्फीति का क्या कारण है, बैंक दर वृद्धि होगी, निवेश में कमी होगी, निवेश में कमी होगी, 2 बार हो गया ये तो, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। बताइए, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, ठीक है ना, मुद्रा की स्फीति क्या होगी, बढ़ेगी। मुद्रास्फीति का कारण है, लगाइए इस पे दिमाग, थोड़ा सा मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, दिमाग लगाइए। ठीक है ना, मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की मात्रा में बढ़ना होता है, ठीक है ना, निवेश में कमी से नहीं होगा। मुद्रास्फीति, महंगाई तब बढ़ेगी जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का आवंटन कौन करता है, लोकसभा, योजना आयोग, भारत का राष्ट्रपति या वित्त आयोग, बताइए कौन करेगा। राज्य और केंद्र में जो वित्त का जो आवंटन बांटते हैं वो कौन करता है, फटाफट बताइए इसका आंसर।
वो करता है वित्त आयोग। कौन करेगा? वित्त आयोग करता है, ठीक है, वित्त आयोग करता है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? कार्य है, बताइए। मूल्य का संचय, ठीक है, मूल्य का मापन, ठीक है, विनिमय का माध्यम, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सारे हो जाएंगे इसमें। निम्नलिखित में से किसे नोट निर्गत करने का एकाधिकार प्राप्त है? तो ये सब बहुत छोटा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने का क्या मिला हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने का राइट मिला हुआ है, ठीक है सर। और आरबीआई कब आया था? 1935 में, ध्यान रखिएगा, 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या था? श्रम विभाजन। इसका क्या क्या था? केंद्र बिंदु श्रम विभाजन। एडम स्मिथ का केंद्र, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। एडम स्मिथ को ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र व्यापार का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। नेक्स्ट 44 पे देखते हैं। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एडम स्मिथ एक मिल्क फीडमैन, एडम स्मिथ, किन्स हिक्स और एडम स्मिथ मार्क्स स्ट्रमेलिन, एडम स्मिथ रिकार्डो के क्या कहते हैं? निम्नलिखित में अर्थशास्त्र किस समूह के बाजार, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्रियों के किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है? अच्छा, मार्केट इकोनॉमी का समर्थन किया है। तो मार्केट इकोनॉमी का समर्थन किन्स ने किया था? किन्स का तो आपको पता होगा, किन्स 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 स्मिथ ने, रिकार्डो ने, किसने किया था समर्थन अर्थव्यवस्था का? समूह बाजार का। अच्छा, समूह बाजार का, ग्रुप का किया था, वो किया था एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने और जेके गैल्ब्रेथ ने, ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर सिर्फ बाजार मांग और पूर्ति की बात करता तो हम एडम स्मिथ लेते, लेकिन यहाँ पे बोला है समूह बाजार। अगर बाजार भी बोलता तो भी, यहाँ पे समूह बाजार का जो है वो एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गैल्ब्रेथ ने किया था, जेके गैल्ब्रेथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, प्रोविंस का नाम किसके साथ संबंध है? कल भी मैंने में करवाया था आपके मैराथन में। प्रोविंस का नाम किससे संबंध है? श्रम समस्या से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, उच्च कोटि के बीच से या गरीबी उन्मूलन से? प्रोविंस का संबंध किससे है? प्रोविंस का संबंध जो है किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है। ध्यान रखिएगा, प्रोविंस का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है। प्रोविंस का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है। चलिए सर 46 की बात करेंगे। शिशु उद्योग का तर्क पक्ष, ये बताइए, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है? फटाफट बताइए इसका आंसर, ये आपके लिए है, फटाफट आंसर इसका बताइए। 45 46 बताइए। यह भी बताया था हमने, संरक्षण से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चयनित साख नियंत्रण विधि है? कौन सी चयनित साख नियंत्रण विधि है? तो बैंक दर साख नियंत्रण की बात कर रहा है। खुले बाजार की क्रिया, नकद आरक्षित अनुपात और नैतिक दबाव। चयनित साख विधि की बात कर रहा है। चयनित साख विधि आ जाएगा आपका क्वालिटेटिव में और क्वालिटेटिव में चयनित साख विधि क्या आ जाएगा? नैतिक दबाव। चयनित साख विधि में सिलेक्टिव, ठीक है ना, पॉलिसी जो आता है वो नैतिक, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। ये सारी चीजें क्या है? क्वांटिटेटिव, ये भी और ये भी, तो ये आपका नैतिक दबाव आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाकूधार समस्या किसके ना, हाँ, चाकूधार, ध्यान रखिएगा, चाकूधार समस्या किसके नाम से संबंधित है? मार्शल से, रोस्टो से, नेल्सन से या हेराल्ड मॉडल से? बताइए 48। चाकूधार समस्या किससे है? हेराल्ड मॉडल देता है चाकूधार समस्या, इससे संबंध रखता है हेराल्ड मॉडल, ठीक है, डोमर हेराल्ड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धन दुष्चक्र में आवश्यक नहीं है? अपयव नहीं है, यानी दुष्चक्र जो है निर्धनता के दुष्चक्र का अवयव नहीं है। बताइए, पूंजी निर्माण, निवेश,
उत्पादकता, ब्याज दर नहीं है, ठीक है ना, बाकी सारा है, ठीक है, ब्याज दर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीन वक्र विश्लेषण, नई बोतल में रखी, हाँ ये बता सकते हैं, नई बोतल में रखी पुरानी शराब है, यह कथन किसने दिया था? उदासीन वक्र क्या है? नई बोतल में रखी एक पुरानी शराब है, ठीक है, नई बोतल में एक रखी क्या है? पुरानी शराब है। ये किसने बोला था? रॉबर्टसन ने बोला था कि नई बोतल में रखी पुरानी शराब है क्या? उदासीन वक्र या अनादिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो होता है वो नई बोतल में रखी पुरानी शराब है, किसने बोला था? रॉबर्टसन ने। किसने बोला था नई बोतल में रखी पुरानी शराब है? तो रॉबर्टसन ने बोला था, रॉबर्टसन, ठीक है ना, रॉबर्टसन ने बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, और भी क्वेश्चन है इसमें, इधर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका 53, 52, 51, हाँ आइए फटाफट। कहता है दो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी लोच कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है, बहुत कम होती है, कम होती है, अनंत होती है। दो पूर्ण प्रतिस्थापन की प्रतिलोच क्या होती है? आड़ी लोच अनंत क्या होगी? अनंत होगी। ध्यान रखिएगा, दो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की आड़ी लोच क्या होती है? धनात्मक होती है, बहुत अनंत होगी, ठीक है ना। पूर्ण प्रतिस्थापन है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है तो उसकी अनंत होगी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसकी क्या होगी? अनंत होगी, सब्स्टिट्यूट क्या होगी? अनंत होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 52, कहता है आधुनिक लागत सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है केवल श्रम को, केवल भूमि को, केवल पूंजी को, या सभी साधनों को? बताइए, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार किसको लगान मिलता है? तो सभी को मिलता है। पहले भूमि का था और आधुनिक सिद्धांत कहता है कि सभी साधनों पे हमें लगान मिलता है। यानी आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान किसको मिलता है? तो भूमि को भी मिलता है, श्रम पूंजी सबको मिलेगा। पहले भूमि पे, ठीक है ना, क्लासिकल थ्योरी भूमि पे लगान की बात करता है। आगे बढ़िए, एकाधिकारी के लिए उसके उत्पादन की आड़ी लोच क्या होगी? एकाधिकारी प्रतियोगिता है, आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? बताइए, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी शून्य होती है, ठीक है ना, इसकी कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होती है, ठीक है। एकाधिकारी के लिए उसकी आड़ी लोच क्या होगी? 0 होगी, शून्य होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी फर्म की अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम बराबर होगी। लाभ प्राप्त कब होता है? जब उसका सीमांत आगम एमआर किसके बराबर होगी? बताइए, सीमांत आगम किसके बराबर होगी? एबीसी एमसी तो होगा नहीं, हाँ एबीसी एसी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? एमसी होगा, एमसी याद कीजिए, एमआर इक्वल्स टू एमसी कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पकाल में एक फर्म द्वारा अर्जित असाधारण हानि कदापि नहीं हो सकती, किस वजह? एलएसी क्या है? एल का मतलब होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए, एएफसी अधिक नहीं होनी चाहिए, एटीसी एबीसी। बताइए इसका 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर अर्जित हानि, अर्जित असाधारण हानि फिक्स्ड कॉस्ट से भी आपका कम हो रहा है तो भी नहीं हो सकती, ये सही है, करेक्ट आंसर है। चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारिक प्रतियोगिता का मूलधार क्या है? चैम्बरलिन के एकाधिकारिक प्रतियोगिता का मूलधार क्या है? याद कीजिए, चैम्बरलिन उत्पाद विभेद। चैम्बरलिन का जो है एकाधिकार प्रतियोगिता का मूल आधार क्या कहता है? 56, एकाधिकार का मूल आधार क्या है? उत्पादन विभेद, ठीक है ना, उत्पादन विभेद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चैम्बरलिन उत्पाद विभेद की बात करता है, एकाधिकारात्मक की बात करता है। आगे बढ़िए, रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस प्रणाली की सहायता से बनाया गया है? बताइए, ये पूछता है, रिकार्डो तो पूछ ही रहा है। आगमन प्रणाली की सहायता से, निर्गमन प्रणाली की सहायता, गणितीय अर्थनीति की सहायता से? बताइए 57, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, रिकार्डो का लगान सिद्धांत जो है निर्गमन प्रणाली की सहायता से बनाया गया है। किसकी प्रणाली से बनाया गया है? निर्गमन प्रणाली की सहायता से बनाया गया। रिकार्डो का लगान सिद्धांत निर्गमन प्रणाली की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये है, एक लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभ का संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभ का संभावित
प्रतिपादन शौकिल ने, हाँ ये JGLS शौकिल ने, ठीक है ना। लाभ का संभावित, ध्यान रखिएगा, विस्मय सिद्धांत, विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? LS शौकिल ने। आगे बढ़ते हैं। कीमत विभेद की स्थिति तब संभव है जब बाजार में, कीमत विभेद कब हो सकता है? जब आप अकेले हैं मार्केट में, क्या है? जब आप क्या है? अकेले हैं। जब आप क्या है? एकाधिकार है, तभी आप कीमत विभेद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था लास्ट, देख लीजिएगा उठा के। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MFC, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और औसत फिक्स कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, औसत फिक्स कॉस्ट जो एक सीधी रेखा होती है, जो पृथक होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, पूर्ति वक्र। तो ध्यान रखिएगा, AFC चाहे कैसा भी हो, AFC हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे है औसत साधन लागत, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु की कुल पूर्ति, अच्छा, कुल पूर्ति कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों के द्वारा की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? यानी कुल पूर्ति कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। बताइए, कुछ व्यक्ति द्वारा। एकाधिकार में तो अकेला होता है, द्विधिकार में 2 होता है, अल्पाधिकार की स्थिति में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बड़ी फर्में कहाँ होती है? कुछ बड़ी फर्में आपकी कहाँ हो जाएंगी? अल्पाधिकार बाजार में आ जाएगी। पढ़ाइए, ठीक है। 60 क्वेश्चन हो गए हैं, 60 क्वेश्चन हमें और करने हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन हमें और करने हैं। तो जल्दी जल्दी हम करेंगे क्वेश्चन, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है हमेशा मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए, हमेशा विकास दर को बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग उचित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो तो RBI से पैसे छपवाती है गवर्नमेंट। अब बताइए, RBI से पैसे छपवाने के लिए क्या करेगी? हमेशा विकास दर को बढ़ाने के लिए या हमेशा मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए? देखिए, मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, विकास के लिए भी नहीं होगा, आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग उचित है। हाँ, तो जब आर्थिक विकास की बात होगी तो वहां पे हम घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। वैसे राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए भी हम घाटे की वित्त व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय घाटे का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव क्या है? वित्तीय घाटा हो गया, बताइए। बैंकों को ऋण प्रवृत्ति, अनिवार्य बचत, मूल्यों में स्फीति की वृद्धि, पूंजी निवेश में पद्धति में परिवर्तन होगा। क्या आएगा इसका आंसर? 63 का। भारत में वित्तीय घाटे का मतलब होता है मूल्यों की स्फीति में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, मूल्य स्फीति में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है, केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों, कार्यों एवं उत्तरदायित्व हेतु निम्न आयोग बनाया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों, कार्यों और उत्तरदायित्व के हेतु निम्न आयोग बनाया गया है। कोई आयोग बनाया गया जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व का क्या करेगा? बताएगा। तो बताइए इसमें क्या आएगा? आर्थिक प्रशासन सुधार आएगा, आर्थिक सलाहकार परिषद आएगा, सरकारिता आयोग आएगा या वित्त आयोग आएगा? चल बताइए फटाफट। 64, ठीक है ना, सरकारिता आयोग बनाया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए, ठीक है ना, उत्तरदायित्व को बनाने के लिए सरकारिता आयोग। आगे बढ़ते हैं। आपको प्रॉपर दिखेगा आज क्वेश्चन? हाँ सर। भारत सरकार की समस्त कर आय में प्रभाव, प्रत्यक्ष करों का योगदान, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की समस्त कर आय में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना % होता है? यानी डायरेक्ट टैक्स से कर समस्त में प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट की कितनी इनकम होती है? डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट की कितनी इनकम होती है? तो अराउंड 40% होती है, अराउंड 40% होती है। 39 यानी 40 मान लेते हैं उसको, 40% होती है। मार्क्स की धारणा थी कि पूंजीवादी में औद्योगिक श्रमिकों को की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है, क्योंकि पूंजीवादी, हाँ, मार्क्स की थ्योरी ये कहता है कि पूंजीवादी में औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आर्मी बन जाती है, यानी एक कैटेगरी बन जाती है जिसमें पूंजीवाद ज्यादा जो है क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो श्रमिकों की मांग अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है, श्रमिकों को उच्च जन्म दर होती है, श्रमिकों में लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से श्रमिकों के स्थान पर पूंजी की प्रतिस्थापन स्थापित कर दिया जाता है, उद्योग के विकास की दर धीमी होती है, ठीक है ना।
इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए। देखिए मार्क्स कहता है कि लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से श्रमिकों के स्थान पर पूंजी का प्रसार कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। क्या कहता है, लगातार स्थिर पूंजी बढ़ाने से फिक्स कैपिटल यानी मशीन का ज्यादा यूज करेंगे तो पूंजी उसको श्रमिकों की जगह क्या करते हैं हम लोग, पूंजी का प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लेबर को कम यानी वेलफेयर कम होता है, गरीब गरीब ही रह जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। किस तरह से, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें मशीन वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं और श्रम की जो है यूज कम हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, डोमर के आर्थिक विकास की मान्यता क्या है। हेराल्ड डोमर, मैंने लिख के दिया था आपको नोट्स में। पूर्ण रोजगार, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, समायोजन में अंतराल का अभाव या उपरोक्त सभी। बताइए डोमर के आर्थिक विकास पे मान्यताएं क्या है, डोमर की आर्थिक विकास की मान्यताएं क्या हैं। तो डोमर के आर्थिक विकास की मान्यताएं देखिए, ध्यान से सुनिए। पूर्ण रोजगार भी होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, इसमें सब गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती, समायोजन अंतराल का अभाव भी होता है, ये सभी आ जाएगा। तो उपरोक्त सभी, समायोजन में अंतराल का अभाव भी होगा, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव भी होगा और पूर्ण रोजगार तो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक न्यूनतम प्रयास मॉडल, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसकी देन है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसकी देन है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट किसकी देन है। तो ध्यान रखिएगा लेवेंस्टीन की देन है, लेवेंस्टीन, हर्टमैन नहीं, लेवेंस्टीन की देन है। क्या बोला, आवश्यक न्यूनतम प्रयास, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लेवेंस्टीन की देन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए किस वर्ष को आधार माना जाता है। सीएसओ को द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए किसको आधार माना जाता है बताइए। तो 1980-81 को माना जाता है, 1980-81 को आधार माना जाता है सीएसओ के हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, सॉरी शामिल होगी। ठीक है ना, गृहिणी की सेवाएं बिल्कुल नहीं, समाज सेवी की सेवाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। स्वभोग की वस्तुएं, स्वभोग की वस्तुएं ये भी नहीं होगा, अनाज हो जाएगा, है ना, ये करेक्ट आंसर है। ग्रामीण विकास, अनाज का, इस यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, अनाज का उत्पादन ये सब होगा तब होगा। ठीक है ना, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, अनाज का उत्पादन। चलिए, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का मुख्य कार्यक्रम, रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का मेन कारण, मेन जो है उसका मुख्य कार्यक्रम कौन सा था बताइए। IRDP भी है, NREP भी है, RLEP भी है, RLEGP भी है, तो फोर्थ चारों आ जाएगा। ये चारों ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के कारण है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आइए देखिए, कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्नलिखित किस विधि का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र की आय के उत्पादन विधि का ध्यान रखिएगा। उत्पादन विधि जो है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए हम यूज करते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस। क्या कह रहा है इसमें, सुमेलित सूचियों के साथ सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है। थर्ड, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, उससे पता चल जाएगा आपको। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 1948, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1955, ये तो ठीक ही है। ऑयल इंडियन लिमिटेड, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 1948, ऑयल इंडिया लिमिटेड 59 और तेल और प्राकृतिक गैस 55। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
भारत एक धनी देश है, यह यहाँ निर्धनता निवास करते हैं, क्योंकि बताइए, यहाँ जनसंख्या अधिक है इसलिए, यहाँ प्राकृतिक संसाधन अधिक है इसलिए, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है किंतु उनका समुचित प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल। बताइए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड अप्रोप्रिएट लग रहा है। जनसंख्या अधिक है तो ये तो ठीक ही है, ये भी कारण है, लेकिन ये मुझे थर्ड आंसर आ रहा है। उपयुक्त में से जब अगर उपयुक्त सभी होता तो या दो से ज्यादा होता तो ये दोनों होता, लेकिन मेरे लिए थर्ड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा क्योंकि थर्ड मुझे ज्यादा रिलीवेंट लग रहा है। आगे बढ़िए। साम्य से क्या अभिप्राय है? साम्य का मतलब होता है जहाँ पे हम संतुलन में रहे, परिवर्तनहीनता की स्थिति में, उस स्थिति में है जहाँ जब उपभोक्ता की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। तो सारी चीजें आ जाएंगी। 74 का क्या आ जाएगा? 74 का 75 का आपका क्या आ जाएगा? 75 का आपका 4 आ जाएगा, 75 का आपका 4 आ जाएगा, 75 का 4 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर बताएं। नेक्स्ट 76 कहता है एक व्यक्ति मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। एक व्यक्ति मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, ठीक है ना। निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब स्थिर रहते हैं। हाँ, कीमत बताइए, उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत क्या रहेगी? समान। एक व्यक्ति की मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी तत्व स्थिर रहते हैं। कीमत को छोड़कर 76, कीमत को छोड़कर, कीमत को छोड़कर क्या रहेगा? अन्य बातें समान रहेगी। प्राइस भी है ना, ड्यू टू प्राइस होता है, हम प्राइस बढ़े या कम हो और अन्य बातें क्या रहे? समान रहे, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, तो कीमत क्या रहेगी? कीमत को छोड़ के बाकी सारी बातें अन्य समान रहनी चाहिए। नेक्स्ट, अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका झुकाव ऊपर से दाईं ओर होता है, झुकाव नीचे बाईं ओर होता है, झुकाव ऊपर बाईं ओर होता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 77 का अपवाद स्वरूप मांग वक्र, यानी इसमें जिसपे नियम लागू नहीं होता है, दाएं से दाईं ओर होता है, झुकाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। झुकाव बाईं ओर होता है, अच्छा, एक्स अक्ष के समांतर होता है। बताइए अपवाद कौन सा होगा इसमें? अपवाद बताइए। झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है, लेकिन ऐसे होता है, ऐसे, तो दाईं ओर नीचे की तरफ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, झुकाव बाएं से ठीक है, ये के समांतर। अपवाद क्या होगा? जब पॉजिटिव होगा, झुकाव ऊपर, मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा, समांतर तो होगा नहीं, अपवाद है ये, समांतर होता है, ये आएगा मेरे हिसाब से। बाकी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के, दो वस्तु क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में कैसा संबंध होगा? ऋणात्मक संबंध होगा। दूसरी वस्तु की मांग वक्र की ओर खिसकाव, दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? कीमत में वृद्धि के परिणाम उसकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी, दूसरी वस्तु की मांग तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, क्योंकि मांग इधर हो जाएगा, राइट वर्ड से, ठीक है। 78 का थर्ड आ जाएगा। चलिए 79 का आंसर बताइए। 79 का कहता है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती और या बढ़ती हो, उसे धनात्मक या ऋणात्मक तिरछी लोच क्या होगी? क्या कह रहा है? एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक, बढ़ भी सकती है, कम हो सकती है, आड़ी लोच क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैसे शून्य भी हो सकता है। चलिए तटस्थता वक्र की बात करते हैं। वक्र की निम्न विशेषताएं में से एक गलत है, ध्यान रखिएगा, एक गलत है। फटाफट पढ़िए, फटाफट पढ़िए। एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है, ये
वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ये भी ठीक है। तटस्थ वक्र का ढलान वह सदैव एक्स अक्ष के छूता है, छूता नहीं है एक्स अक्ष से, ये छूता नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सैमुअल्सन के अनुसार मांग में तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या होता है? सैमुअल्सन के सिद्धांत अनुसार मांग में तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या होता है? तीसरा सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अनादिमान वक्र सिद्धांत उद्घाटित अनादिमान वक्र सिद्धांत, अरे एक मिनट रुक जाइए, तो क्या हो जाएगा? उद्घाटित अनादिमान सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है ना। सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा जो है उद्घाटित अनादिमान बोलते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में क्या होता है? टीपी बढ़ता है बढ़ती दर से, और एमपी बढ़ता है, ठीक है। दूसरी अवस्था होता है कि टीपी बढ़ता है किससे? घटती दर से, और एमपी क्या होता है? घटता है। तीसरी अवस्था क्या होती है? टीपी बढ़ता है, सॉरी टीपी कम होता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, प्रथम अवस्था की बात कर रहा है, प्रथम अवस्था की बात करें, सीमांत और औसत उत्पाद बढ़ता है, अच्छा सीमांत उत्पाद बढ़ता है और औसत, अच्छा औसत की बात कर रहा है, इसमें दोनों होगा, दोनों बढ़ेगा। इसका आंसर 82 का आंसर क्या आ जाएगा? 82 का आंसर आ जाएगा सीमांत उत्पाद बढ़ता है और ये आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। जब इसका टेबल बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संबंधित कुछ विशेषताएं नीचे दे रखी है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संबंधित कुछ विशेषताएं नीचे दी हुई है, इसमें गलत बताइए। फर्मों की अधिक संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, अधिक संख्या बिल्कुल होती है। समरूप वस्तु होता है, अनंत मांग वक्र, ठीक है। कीमत का महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, ये कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग द्वारा किया जाता है। तो 83 का क्या जाएगा? 83 का 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन साम्य की अवस्था में, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन साम्य की अवस्था में फर्मों को लाभ प्राप्त होता है। साम्य संतुलन की बात कर रहा है। फर्म को हानि सहन करनी पड़ सकती है, फर्म को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, या उपरोक्त सभी। बताइए, एकाधिकारी अल्पकालीन संतुलन में, एकाधिकारी मोनोपोलिस्टिक में अल्पकाल में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में अल्पकाल में क्या होता है? सारी चीजें होती है। फर्म को ना लाभ ना हानि स्थिति होती है, फर्म को हानि सहन करना पड़ता है, फर्म को लाभ प्राप्त। एक मिनट, मोनोपोलिस्टिक में अल्पकाल में क्या होता है? फर्म को लाभ हो सकता है, हानि भी, हाँ तीनों हो सकता है, बिल्कुल सही है। 84 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 85, गुणक का आकार किस प्रकार पर, किस बात पर निर्भर करता है? तो गुणक जो होता है, के का फॉर्मूला होता है वो 1/MPS होता है, और के का फॉर्मूला 1/1 - MPC भी होता है। तो इसका क्या होगा? इसका 85 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 85 का क्या हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वाधिकार विशेष दशा है किसकी? अल्पाधिकार की। अल्पाधिकार की विशेषता है, मतलब होते हैं ये अल्पाधिकार के प्रकार होते हैं जिसमें 2 ही फर्में होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, सीमांत साधन लागत सदैव औसत साधन लागत के बराबर होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? फर्म अधिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता, फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर ही उत्पादन बढ़ा सकता है, फर्म केवल स्थिर साधनों को बढ़ाकर ही उत्पादन बढ़ा सकता है, और फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, ना कि कीमत निर्धारक। बिल्कुल सही। बताइए क्या आंसर होगा 87 का? 87 का 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कीमत स्वीकार करेगी, इनका कोई निर्धारण करने का कोई राइट नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग करती है। बहुत अच्छे। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार भेदात्मक अतिरिक्त, व्यर्थ श्रम, अनिवार्य अतिरिक्त, बताइए। ये बताया हुआ मैंने अभी जस्ट 88 का, फटाफट बताइए। रिकार्डो का लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो होता है भेदात्मक अतिरेक होता है, भेदात्मक अतिरेक, ठीक है ना, अलग अलग होता है, ठीक है, भेदात्मक अतिरेक। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंध नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, संबंध नहीं है। क्या नहीं है? फर्मों की अधिक संख्या, समरूप पदार्थ, मांग रोजगार, ये हो जाएगा, ठीक है ना। समरूप वस्तुएं किसमें होती है? समरूप वस्तुएं जो होती हैं वो होती है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते देखिए, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, ताकि लंबी वीडियो ना हो जाए आपकी। कहता है अल्पाधिकार अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म, अल्पकालीन साम्य जब होता है तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करता है। बताइए अल्पकालीन में, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य, असामान्य और हानि तीनों हो सकता है। तो इसका आंसर बताइए, 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा 4, 90 का आंसर हो जाएगा 4, सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगिता फर्में केवल, दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगिता केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है, हानि कर सकती है। दीर्घकालीन की बात कर रहा है, दीर्घकाल में केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में केवल सामान्य लाभ होगा, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ होगा। क्या होगा? सामान्य लाभ हो जाएगा, सामान्य लाभ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य लाभ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार वहां होता है जहां पे एडी और एएस बराबर हो, जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होगी? समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होगी, वहां पे संतुलन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हम कितना इन्वेस्टमेंट करें वो किस पर निर्भर करती है? देखिए क्या है, उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि, अच्छा, उत्पत्ति के साधनों की उत्पादकता पर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर या उपभोग प्रवृत्ति पर। तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था निवेश जो होती है ये इस पे डिपेंड करता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, एमईसी पर, एमईसी, और एमईसी और ब्याज दर में ऋणात्मक संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवेश गुणक का वह अनुपात, निवेश गुणक का वह अनुपात जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है, जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है। 2 बार हो गया, जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है, जो आय में वृद्धि और नए निवेश, उपभोग, उपभोग तो होगा नहीं। ए का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो समझ जाइए आप, वाई है इनकम, आई है इन्वेस्टमेंट, वाई है इनकम, आई है इन्वेस्टमेंट, तो पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिकार्डो के अनुसार, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय होती है, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय क्या होगी? रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय जो होगी वो होगी आपकी शून्य, ध्यान रखिए शून्य होगी, वो क्या होगी? शून्य होगी। नेक्स्ट, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय क्या होती है? शून्य होती है। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चित की एकाधिकार से श्रेष्ठ होती है? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में? बताइए एक आंसर। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चित की एकाधिकार से श्रेष्ठतम होती है? तो प्रौद्योगिकी कुशलता में, मेरे हिसाब से नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, डायनेमिक एफिशिएंसी नहीं, आवंटन कुशलता में, एलोकेशन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एकाधिकार जब होता है तो वो हर किसी के पास नहीं पहुंच पाता है, आवंटन कुशलता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता क्योंकि उसमें असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती है, तो वो ज्यादा तक पहुंच पाता है। तो आवंटन कुशलता जो होगा इसमें श्रेष्ठतम होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चित ही एकाधिकार से श्रेष्ठतम होती है? तो आवंटन कुशलता में। कोर्नो मॉडल, वाह, अल्पाधिकार। कोर्नो मॉडल की मुख्य अवधारणा है कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये सही है, बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी कीमत को स्थिर मान लेता है, नहीं, उत्पादन को मानता है, ध्यान रखिएगा। पूर्ति को स्थिर मानता है, पूर्ति को बराबर मानता है, पूर्ति को बराबर मानता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर किन्स निम्न में से किसे अच्छा नहीं मानते हैं? किसे नहीं मानते? उत्पादकों को, उपभोक्ता को, बचतकर्ताओं को और बेरोजगारों को। इसको अच्छा नहीं मानते तो आप समझ ही रहे होंगे, बेरोजगारों को। प्रोफेसर किन्स के हिसाब से मांग और पूर्ति का सिद्धांत है
बाजार का सिद्धांत तो बेरोजगारों को अच्छा नहीं मानते, ये कौन सी बात है। आभास लगान, ध्यान रखिएगा, आभास लगान जो होता है अल्पकालीन स्थायी अधिक है, दीर्घकालीन है, अल्पकालीन अस्थायी अस्थायी अधिक है, दीर्घकालीन अस्थायी अधिक है। आभास लगान का फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीवीसी, टीआर माइनस टीवीसी। आभास लगान क्या है, टीआर माइनस टीवीसी, टीआर माइनस टीवीसी। तो अल्पकालीन अस्थायी ये है, ठीक है ना, अधिक होता है, अल्पकालीन अस्थायी अधिक होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक करना है। हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी आपकी जो है कल 50-100 क्वेश्चन का, आज एक पेज जो है वो स्किप हो गया, डिलीट हो गया, तो वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम लोग, यहीं तक रोकेंगे। कल डेली 2-3 सेट में करवाऊंगा, करीब 500 क्वेश्चन में करवाऊंगा। आज पहली वीडियो है, 2-3 वीडियो में और 3-4 वीडियो में और लाऊंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के पढ़िए और आप लोगों का निश्चित ही सिलेक्शन होगा। चलिए, थैंक यू। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहें।